हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। हमने अब तक जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या अब आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं ये क्वेश्चन करने के लिए? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? और आपके ऑप्शंस हैं अमेरिकी, यूके, सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं। सोचिए और जवाब दीजिए। अगर आपको ज्यादा समय की आवश्यकता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। मूलभूत अधिकार, मूल अधिकार मतलब ये लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? और आपके ऑप्शंस हैं संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण। सोचिए और जवाब दीजिए। चलिए मैं इसका आंसर कर देता हूं। इसका राइट आंसर है मूल अधिकारों का संरक्षण। और मूल अधिकारों का संरक्षण, ये अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और फिर लागू किया गया? तो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तब की बात पूछी जा रही है, तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 6, 7, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन आज की डेट में हमारे पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। और वो 7वां मौलिक अधिकार जो खत्म कर दिया गया, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में खत्म किया गया। कब हुआ ये संविधान संशोधन? 1978 में। और ये कौन सा अधिकार था? ये था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसको खत्म कर दिया गया। अब ये केवल एक विधिक अधिकार है, ये अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी यानी मूल अधिकार दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स किस अध्याय में दिए गए हैं, किस भाग में दिए गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं भाग 2, भाग 1, भाग 4, भाग 3। सोचिए और जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है भाग 3। याद रखेंगे कि गारंटी यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के अध्याय 3 यानी भाग 3 में दिए गए हैं। अगर हम भाग 1 की बात करें, क्योंकि यहाँ पे भाग 1 भी है, 2 भी है, 3 और 4, हम चारों की बात करते हैं, तो भाग फर्स्ट जो कि किसके बारे में कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये बात करता है भाग 1। और इसमें आर्टिकल्स कितने हैं? 1 से लेकर के 4 तक। अगर भाग 2 की बात करें, तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता। और नागरिकता के जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो कितने से कितने तक हैं? 5 से 11। इनको याद रखेंगे आप, ये पूछे जाते हैं। भाग 3, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहां से कहां तक हैं? तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबके मौलिक अधिकार हैं ये। एक आम नागरिक, सभी देशवासियों के अधिकार हैं, इसलिए ये आपको तो याद होनी चाहिए। 12 से 35 तक आर्टिकल्स जो दिए गए हैं, ये हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं। भाग 4, भाग 4 में क्या दिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें बताया गया है कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए। ये भाग नंबर 4 में बताया गया है।
ठीक है, आपको समझ में आ गया सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? यानी स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल नंबर किस में आते हैं, कितने से कितने तक आते हैं, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 12 से 18, 19 से 22, 23 से 28, 29 से 50। सोच लिया आपने? जवाब भी करिए इसका। चलिए मैं अब आपको बताता हूं, इसका राइट आंसर है 19 से 22। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार और ये स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक दिए गए हैं। मैंने सब कुछ आपको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल्स में ये सब कुछ बताया आपको। फंडामेंटल राइट्स हो, नीति निर्देशक तत्व हो, कुछ भी संविधान से संबंधित कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है उसमें। मैंने ये नहीं कि नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, मैंने सब कुछ आपको बताया है। और आपकी, मुझे लगता है कि अगर वो वीडियोस आपने देख ली तो आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी संविधान को लेकर के। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के वो चेक करिए और उनको फिर पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो फिर आप मुझे बताना। वैसे आपको दिक्कत आएगी नहीं, एक बार आप उसको देखिए, आपको सब समझ में आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अभी हमने देखा कि 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार थे। अब आपको बताना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कौन कौन से हैं। 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 14 से 18। सोच लिया आपने? तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर, इसमें टिक नहीं लगाया मैंने, एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, ये जब मैंने ये पीपीटी बनाई है तो मैं ये टिक लगाना भूल गया हूं इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में? उसके मूलभूत अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और वो आपको बतानी है धारा कौन सी है। धारा मतलब आप समझिए अनुच्छेद से। हालांकि धारा हम आईपीसी की धारा को ही बोलते हैं, बट इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। ऑप्शन है धारा 32, धारा 28, धारा 29, धारा 31। यहां पर अनुच्छेद समझ सकते हैं, अनुच्छेद ही होते हैं। धारा हमारी आईपीसी में होती हैं, जो आईपीसी 1860 की जो आईपीसी है उसमें होती हैं। सोचा आपने? इसका राइट आंसर है धारा 32, यानी आर्टिकल नंबर 32 में यह बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट्स जारी करता है। किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार हनन होता है तो 5 तरीके की रिट्स जारी की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? अभी जो रिट के बारे में बात कर रहे थे, ये रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण। ये आपको बताना है। सोचा आपने? देखिए इसका राइट आंसर है कोई उच्च न्यायालय, यानी कोई भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, हाई कोर्ट तो कई सारे हैं। हर राज्य का एक हाई कोर्ट है, कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट हैं जो 2 राज्यों की सीमा में आते हैं, मतलब कि 2 राज्यों को रेगुलेट करते हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, बट इसका कभी कभी आपसे अनुच्छेद पूछ लेता है, आर्टिकल। तो याद रखेंगे हाई कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसी को कहते हैं आर्टिकल नंबर 32। इसी में 5 तरीके की रिट्स जारी की जाती हैं। ठीक है, हाई कोर्ट कितने के तहत कर रहा है? 226, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय
एक निम्नतर न्यायालय की को जारी करता है। हिंदी देखिए ऐसी होती है टिपिकल। अब आप इसको जवाब दीजिए इसका। तो इसके ऑप्शंस हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पक्षा, प्रतिषेध, इनमें से कोई नहीं। अधिकार पक्षा, मैंने आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताया है कि इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कभी कभी इंग्लिश को भी वो हिंदी में यानी देवनागरी लिपि में लिख करके क्वेश्चन बना करके पूछते हैं। यहाँ पर अधिकार पक्षा नहीं लिखता, वो इंग्लिश वाला शब्द यानी कोवेरेंटो सीधे लिख देता। तो आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिषेध। ठीक है, यानी प्रतिषेध में क्या है कि न्यायालय, देखिए न्यायालय दो तरीके की रिट जारी करता है। दो तरीके की कौन सी? कोई भी न्यायालय दो तरीके की रिट जारी करता है। एक तो न्यायालय अपने अंडर में काम करने वाले न्यायालय इनको जारी करता है, या फिर प्राधिकारी को। प्राधिकारी समझ रहे हैं, सरकारी अधिकारी कोई हो सकता है, सरकार हो सकती है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये केवल गवर्नमेंट को ही लागू किया जा सकता है। प्राइवेट अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है अपना काम तो उसको ये जारी नहीं की जा सकती। तो न्यायालय दो तरीके की रिट जारी कर रहा है, एक न्यायालय से न्यायालय को और एक प्राधिकारी को। ठीक है, वही आपसे पूछा गया है कि न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्न यानी छोटा, बड़ा न्यायालय छोटे पर ही तो जारी करेगा। तो कौन सी जारी करता है? प्रतिषेध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? यहां पर है, मैं टाइप करना भूल गया हूं। चलिए ऑप्शंस हैं परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पक्षा, उत्प्रेषण। सोचा आपने? निजी स्वतंत्रता का एक आधार, और इसका राइट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो एक रूल है कि 24 घंटे के अंदर उसको जो नियर मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है उसको प्रस्तुत, तब यहां पर रिट जारी करवाई जा सकती है। यही है निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? न्यायिक आदेश बात कर रहे हैं ये। ऑप्शंस हैं 5, 4, 3, 2। यहां पर बस एक लैंग्वेज बदली हुई है, क्वेश्चन वही है कि रिट कितनी जारी करता है। संविधान के जो संविधान के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितने प्रकार की रिट जारी करता है, ये एक क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है 5, जैसा कि अभी हमने इसको डिस्कस कर ही लिया है। भारतीय संविधान के किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? आपको बताना है कि जो रिट हमने पढ़ी थी, ये ऑप्शंस में जो दी गई है इनमें से ऐसी कौन सी रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करता या हाई कोर्ट जारी नहीं करता, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और निषेध। सोचिए और जवाब दीजिए। सभी नाम एक जैसे लग रहे होंगे। एक जैसे आपको इसलिए लग रहे होंगे कि हो सकता है कि आपने जो मैंने पढ़ाया है, जिनमें आर्टिकल नंबर 32 पूरी तरीके से पढ़ाया था आपको, वो शायद आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको ये सब कुछ एक जैसे लग रहे होंगे। अगर पढ़ लिए हैं तो फिर एक जैसे नहीं लगेंगे, जी गारंटी है। तो इसका राइट आंसर है निषेध। निषेध आपने, प्रतिषेध तो थी, निषेध कहाँ थी? निषेध कोई भी रिट नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आदेश जारी किए जा सकते हैं? वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है बट लैंग्वेज अलग है। ऑप्शंस हैं 1, 5, 7, 11। ये मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए डाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इन सभी क्वेश्चंस का आप महत्व समझिए, क्योंकि मैं इनको टाइप करता हूं, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, तभी मैं उसको टाइप करता हूं, अदरवाइज मैं टाइप नहीं करता। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत बारीक क्वेश्चन जो आपको पता होंगे, मैं उनको टाइप नहीं करता, एग्जाम्स में भी नहीं पूछे जाते हैं। आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि एग्जामिनर यही समझ नहीं पाते हैं कि अब हम फिल्टर कैसे करें बच्चों को। अगर वो टफ नहीं बनाएंगे तो फिल्टर कैसे करेंगे बच्चों को? यही कारण है कि दिन पर दिन कंपटीशन का लेवल भी बढ़ रहा है, साथ साथ एग्जामिनर भी अपना लेवल बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, इसको मैं बता देता हूं पहले, इसका राइट आंसर है वही 5, क्योंकि हम इसको कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं।
यानी यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है और कोई प्राधिकारी है, मतलब कि कोई सरकारी अधिकारी है, सरकार है ना, ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी, यहाँ पर प्राइवेट की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है या कर नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करता है, एक रिट जारी करता है। वो रिट आपको बतानी है कि कौन सी रिट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा। इनके नाम से ही बहुत कुछ पता चल जाता है कि इनका मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर है परमादेश। परमादेश क्या होता है, हम आदेश देते हैं, ठीक है, और ऐसा ऐसे प्राधिकारी जो सरकारी है उसके विरुद्ध किया जाता है जो या तो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा हो या उसने मना कर दिया हो या फिर वो करने के लिए सक्षम न हो। ऐसी कंडीशन में परमादेश रिट जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके अधिकार का कार्य करने के लिए दी जाती है, उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आपको बताना है कि सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा परमादेश। परमादेश यानी परम आदेश, कोई काम अगर नहीं कर रहा है कोई अधिकारी तो उसको जारी कर दी जाती है कि भाई इस काम को करो, ये हमारा परम आदेश है, ठीक है, और फिर उसको वो मानना पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सी बात है जो इसमें पूछी गई है। ऑप्शंस हैं उत्प्रेषण लेख, परमादेश, निषेधाज्ञा और अधिकार प्रक्षा। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो आंसर बिल्कुल आपके सामने होगा और इसका राइट आंसर है अधिकार प्रक्षा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को सोचने के लिए समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और उसके बाद फिर देखें, मिलान करें कि जो हम आपको बता रहे हैं क्या आपने भी वही सोचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। ये जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल उसके अनुसार नहीं है, अनुकूल नहीं है। अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन और 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। बताइए। नहीं पता क्या? अरे पता होगा, बड़ा सिंपल है यार ये तो। इसका राइट आंसर है 17 आर्टिकल। 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी है, अप्रश्यता है, यानी छुआछूत, इसके बारे में दिया हुआ आर्टिकल नंबर 17 में उसका अंत करना था। अब यहाँ पर उपाधियों की बात कर रहे हैं ना ये, तो ये उपाधियां किस में है, उपाधियों का भी अंत जो है वो किस में है, आर्टिकल नंबर 18 में है। और देखिए यहाँ पर ये लिख दिया है सैनिक उपाधियों की अनुमति, सैनिकों को उपाधि दी जाती है उसकी अनुमति, अदरवाइज सारी अनुमति जो बाकी उपाधियों को है वो छीन ली गई है, वो नहीं है अब। जैसे पहले राय बहादुर और पता नहीं नाइटहुड और इस तरीके की उपाधियां आप इतिहास में पढ़ते होंगे, ये सब नहीं मिल सकती अब किसी व्यक्ति को। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। आर्टिकल बताना है। देखिए लैंग्वेज क्वेश्चन की आप देखिए, बहुत ही इजी बात है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सोचिए, बहुत ही सिंपल बात है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर भी बहुत सिंपल है और वो है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में ही तो कहा गया है कि सभी कानून के समक्ष समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है, जीवन का अधिकार एक क्या है भाई, राजनीतिक अधिकार है या आर्थिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है या धार्मिक अधिकार है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सी बात है।
क्या राइट आंसर है? सोचिए, जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार। जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है एक आपका, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है, सरकार भी नहीं छीन सकती है। और कोई छीनने की कोशिश करता है तो आप तुरंत भाग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां से रिट जारी करवा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 226। लेकिन ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि अगर देश में इमरजेंसी लग गई और आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, तब आप बताइए क्या होगा? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे तो भाई सब कुछ बंद हो सकता है ना। ये आप सोचना एक बार कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि नेशनल इमरजेंसी लग जाए और आपके मौलिक अधिकार छीने जाए सभी, जैसा कि मैंने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ाया है आपको, फिर ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? और आप चाहते हैं कि आपके मौलिक अधिकार नहीं छीने जाने चाहिए। अब आप सोच के बताइएगा कि आपके पास क्या फिर हथियार है, आप क्या कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति यानी बोलने की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता, ये किस अधिकार में आपको दी गई है वो आपको बताना है। ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सोचिए और जवाब दीजिए। आप सब जानते हैं कि हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उसमें भी एक अधिकार दिया गया है जिसको हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। उसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 19 के 1 में हमें ये स्वतंत्रता दी गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है? कैसे होगा मैं थोड़ा-सा आपको समझा दूँ, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें 19 1 की ए में दी गई है। इस प्रकार से हमें 6 स्वतंत्रताएँ दी गई हैं और उनसे सवाल बहुत पूछा जाता है। तो थोड़ा-सा डिटेल में इसको बता देता हूँ मैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें से एक मौलिक अधिकार जिसको हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक हम पढ़ते हैं। 19 के 1 में 19 के 1 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। 6 प्रकार का मतलब हम उसको ए, बी, सी इस तरीके से पढ़ लेते हैं। आप चाहें तो इनको क, ख, ग, घ, ड़, च इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, 1, 2, 3 करके भी पढ़ सकते हैं। सिंपली आपको 19 1 में 6 स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। लेकिन जब हमारा संविधान लागू किया गया था तब ये 7 हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में ये 6 रह गई हैं। तो हम 6 को डिस्कस करते हैं। देखिए, ए में क्या दिया गया है हमें? बोलने की स्वतंत्रता, बोलने या फिर अभिव्यक्ति। और यही आपसे सवाल पूछा गया था अभी लास्ट। बोलने की स्वतंत्रता फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ही बात है। बी में हमें दिया गया है शांतिपूर्वक सम्मेलन, शांतिपूर्वक सम्मेलन, ये हमें बी में दिया गया है। सी में हमें दिया गया है संघ बनाने की आजादी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में हमें दिया गया है कहीं भी आने जाने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी। और ई में हमें दिया गया है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की आजादी। ठीक है? अब ई के बाद आता है एफ। एफ में हमें दिया गया था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये हमें एफ में दिया गया था। ठीक है? एफ में दिया गया था। इस एफ में दिए हुए अधिकार को अब छीन लिया गया है, अब हमारे पास ये अधिकार नहीं है। आपको ये याद नहीं करना है कि सब इतने अधिकार हैं, एक संपत्ति का अधिकार था वो खत्म कर, ये भी याद करना है कि ये 19 के एफ में था। अगर हिंदी में बोले तो देखिए क, ख, ग, घ, ड़ और फिर च। च फॉर चाचा नेहरू, या फिर एफ फॉर फालतू, इसको हटा दिया गया। एफ के बाद आता है जी, बीच में से हटाया। जी में आता है कारोबार करने का अधिकार, कहीं भी कारोबार करने का अधिकार, या फिर हम जीवन यापन भी कह सकते हैं, जीवन यापन करने का अधिकार। ये हमें दिए गए हैं। तो देखिए 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। 7 में आप इसको नीचे लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मेरी यही सलाह है कि आप इसको ऐसे ही याद करें। ये पहले छठा हुआ करता था, अब इसको खत्म कर दिया गया। एफ खत्म कर दिया गया, च खत्म कर दिया गया। ठीक है? अब हमारे पास सिर्फ 6 स्वतंत्रताएं बचती हैं। इनको याद करने के लिए बस सिंपल सा है, ये सब कुछ सीरीज में है। सीरीज में कैसे है? 19 1 का ए, यहाँ पे हमें पहले बोलने यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ये स्वतंत्रता मिलने के बाद तुरंत आपने कहा कि नहीं, हम अब जो है ना सम्मेलन करना चाहते हैं, सम्मेलन की भी आजादी आपको दे दी गई। फिर आप बोले नहीं, हमें संघ भी यानी ग्रुप भी बनाने की आजादी दो, वो भी मिल गई।
ठीक है, सीरीज में मिलता जा रहा है सब कुछ। फिर आपने कहा कि नहीं, अब आप हमें कहीं भी आने जाने की आज़ादी दे दो, वो भी मिल गई। और उसके बाद कहीं भी बसने की दे दो, जब कहीं आओगे जाओगे तभी तो कहीं बसोगे, तो फिर बसने की भी आज़ादी दे दी। उसके बाद कहीं बसे जा करके, तो फिर आपने कहा कि नहीं, अब हमें संपत्ति का अधिकार दे दो। संपत्ति का एक मौलिक अधिकार होने से यहाँ पे बाकी की पब्लिक को कैसे नुकसान होता था, देखिए। सपोज करिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली कहीं भी, और वो आपका एक मौलिक अधिकार बन गया क्योंकि आपकी वो प्रॉपर्टी हो गई। अब अगर उस जगह से रेलवे की लाइन निकालनी हो गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, या फिर वहां से कोई हाईवे निकालना हो, तो ये काम विकास का हो रहा है। और विकास का काम सिर्फ एक जन के लिए नहीं हो रहा, पूरी पब्लिक के लिए, पूरे राज्य के लिए या पूरे देश के लिए होता है। तो आपकी सिर्फ एक संपत्ति के कारण वो विकास रुक सकता है। इसीलिए इस अधिकार का मिसयूज ना हो, इसको खत्म कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया। अब अगर कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर आती है कि सरकार को लगता है कि यहाँ से कोई हाईवे निकालना है, तो वहां पे वो मुआवजा दे करके उस प्रॉपर्टी को आपसे ले सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम, ये आपने समझ लिया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। इंटरनेट की पहुंच यानी आप जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका एक मौलिक अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत आपको अधिकार दिया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 19, 17, 14, 21। सोचिए और जवाब दीजिए। सोच लिया आपने? इसका राइट आंसर है 19। 19 के वन में जो अभी हमने पढ़ा, बात या फिर बोलना या फिर अभिव्यक्ति की आजादी, ये सब हमें किस में दी गई है? 19 के वन में दी गई हैं। ठीक है, 19 का वन, और उसमें हमने पढ़ा ए, जो बोलने की आजादी वाला था, उसी में हमें ये अधिकार भी दिया गया है इंटरनेट इस्तेमाल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? इंसान की खरीद बिक्री, ये एक निषेध है, ये किस अधिकार में आपको दिया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। बताइए। इसका राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, हमें बेकार, बलात् श्रम और या फिर मानव व्यापार, उसकी खरीद बिक्री, इन सब पर क्या लगाया गया है? निषेध लगाया गया है। बेकार आप समझते हैं? बेकार होती है कि आपने किसी भी व्यक्ति से काम करवा लिया और काम करवा के पैसे नहीं दिए, वही है बेकार करवाना। इसके विरुद्ध भी बहुत सारे कानून बना रखे हैं और ये एक मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? ऑप्शंस हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति के अधिकार से मैं आपको यहीं पर बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन के रूप में कर पाऊँ, जिससे कि किस तरह से उस पे क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के रूप में ही हम संपत्ति के अधिकार से संबंधित और सवाल करते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? पहले ये मैंने बताया कि ये एक मूल अधिकार हुआ करता था। एक तो हमारे मौलिक अधिकारों में भी था, और साथ में जो स्वतंत्रता दी गई थी 19 के वन में, उसमें भी था। ठीक है, तो वहां से अब ये मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन में किया गया और कब किया गया, मैं कब भी यहीं पर बता सकता हूं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, 44वां संविधान संशोधन, 42वां, 43वां या 45वां? बताइए। संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार छीन लिया गया, वो कब, किस संविधान में किया गया संशोधन में? तो इसका राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, इस पे भी एक सवाल मैंने आपके लिए बनाया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया? आई होप इसको आप बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इस पे हमने क्वेश्चन कर ही लिए हैं। ऑप्शंस हैं, जीवन की रक्षा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे ये बाई मिस्टेक मुझसे 2 बार टाइप हो गया है।
ठीक है, इसको आप इग्नोर करें क्योंकि मैं टाइपिंग करता हूँ तो इनको बनाने में भी बहुत समय लगता है और कभी-कभी मिस्टेक भी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करने से पहले इसी का आप जवाब दीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसी को अब क्या किया गया है, हमारे मौलिक अधिकारों से हटाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? वही क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन और कब किया गया था? 1980 में, 1975 में, 1977 में, 1978 में। तो ये कब किया गया था? 1978 में। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? यहाँ पे संविधान का दिल हो या आत्मा, बात एक ही है। बताइए। ऑप्शंस हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि संविधान की आत्मा क्या है, तब आप प्रस्तावना टिक कर देते। प्रस्तावना, मैंने यहाँ पर प्रस्तावना का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। प्रस्तावना है हमारे भारत की संविधान की आत्मा। लेकिन अगर वहां पे कभी भी आपसे डॉक्टर अंबेडकर का नाम देकर के पूछता है इनके अनुसार संविधान का दिल या संविधान की आत्मा क्या है, तो इन्होंने आर्टिकल नंबर 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या माना है? आत्मा माना है, दिल माना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे मौलिक अधिकारों पर एक मामला बना था, वो आपको मामला बताना है। ऑप्शंस हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इसके अलावा पंजाब, बंगाल, भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्ण बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951। ये ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, बताइए। 29 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है, एक मिनट, इसमें राइट आंसर टिक करना शायद मुझसे रह गया है, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो 1967 में किया गया था, इसमें ये कहा गया कि संसद के द्वारा कोई भी संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता, यानी संविधान संशोधन से बहुत ऊपर है हमारे मौलिक अधिकार में। ये कहा गया, स्टेटमेंट है बहुत सारे। इसके बाद केशवानंद भारती का भी एक केस है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि यहाँ पे सिर्फ सवाल यही पूछा गया है तो हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बल के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं 21, 25, 33, 19 आर्टिकल्स, बताइए। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 33। 33 के तहत हम, यानी हमारा संविधान में ये क्लॉज दिया गया है कि सशस्त्र बल जो है उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर यानी साइन करा लेना किसी डॉक्यूमेंट्स पे के लिए माना जाता है, कैसा एक, किसका उल्लंघन माना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, विधि के नियम का उल्लंघन के अधिकार का उल्लंघन, या फिर विधि के समान संरक्षण। इनमें से किसका उल्लंघन माना जाता है, ये आपको बताना है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे किसी की जबरदस्ती साइन ले लेना, या फिर उसी व्यक्ति के खिलाफ उसकी गवाही ले लेना, ये सब इसी में आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है अगर किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती साइन करवा लिए जाए किसी डॉक्यूमेंट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को आधार पर दी गई है, ये अल्पसंख्यक जो शब्द दिया जाता है ना, ये किस आधार पर दिया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है, धर्म, जाति, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, या फिर रंग। सोचिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है। अल्पसंख्यक का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है, ये आपको बताना है, बताइए। अगर आपको लग रहा है रंग, तो बिल्कुल गलत। अगर आपको लग रहा है कि कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, तो भी आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आपको लग रहा है कि जाति के आधार पर अल्पसंख्यकों का दिया जाता है, तब भी आप बिल्कुल गलत हैं। इसलिए हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्म। देखिए, हमें
अल्पसंख्यकों का दर्जा, यानी भारतीयों को अगर किसी वर्ग को अल्पसंख्यकों का दर्जा देना है तो उसके दो प्रावधान हैं। कौन कौन से? एक तो भाषाई आधार है, भाषाई आधार, और दूसरा दूसरा आधार है धार्मिक आधार। इन आधारों पे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या था? धर्म। यहाँ पे धार्मिक और उसके बाद अगर भाषाई भी होता तब भी यहाँ पर सही होता। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? मौलिक कर्तव्य हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं और आई होप कि अगर आपने हमारे वो लेक्चर्स देखे हैं तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। सोचिए और जवाब दीजिए। आपने अगर इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स वो नहीं देखे तो वो देखिएगा। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये बहुत आसान आपको लगेंगे, हालांकि ये बहुत आसान ही हैं, बस ये है कि रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में। एग्जामिनर भी क्या करेंगे कि कितने सवाल बनाएंगे? अब तक देखिए आप जीएस के बहुत सारे पेपर हो गए, उनमें से अगर इंडियन पॉलिटी को उठाएंगे, इंडियन पॉलिटी पता नहीं कितने एग्जाम्स में इंडियन पॉलिटी के वही सवाल आते रहते हैं। नए क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे बताइए? सभी क्वेश्चन बन चुके हैं। यूपीएससी है जो कि एक नए क्वेश्चन बनाती है, अदरवाइज ज्यादातर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं 90%। तो अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो संभावना है कि 90% यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। ये तो हमारा एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शंस हैं संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। आपको ये तो पता ही होगा कि इस समय हमारे मौलिक कर्तव्य केवल 11 हैं, लेकिन जब ये जोड़े गए थे तब हमारे मौलिक कर्तव्य सिर्फ 10 थे। और ये कब जोड़े गए ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? मौलिक अधिकारों को भोगना मतलब कि आप जो अपने मौलिक अधिकार इस्तेमाल करते हैं, इसको सुनिश्चित कौन करता है? ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? अगर आपसे छीने जाए तो कौन गारंटी देगा? तो वो गारंटर कौन है? देखिए, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सभी न्यायालय, या फिर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, दोनों। बताइए। यानी आप कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का गारंटर कौन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, अभिभावक कौन है, कुछ भी कह दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो यह रिट जारी करता है हमारे मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए। और रिट किसके तहत जारी करता है? आर्टिकल नंबर हाई कोर्ट का है 226। और अगर इसकी बात करें उच्चतम न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत 5 प्रकार की रिट्स। इससे हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, इसके द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। बताइए। इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार हमारे निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति किस कंडीशन में करता है, कब करता है, और कौन कौन से मौलिक अधिकार आपके छीने जा सकते हैं और कौन से किसी भी कीमत पर नहीं छीने जा सकते, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें मैंने राष्ट्रपति से संबंधित बातें बताई हैं तो आप उसको एक बार चेक करिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगने लगेगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? यथोचित मतलब कि एक कायदा कानून के अनुसार प्रतिबंध कौन लगा सकता है, जरूरी अगर लगता है तब कौन लगा सकता है? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, संसद, जनता या मंत्रिमंडल। देखिए, जनता तो खुद के मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध नहीं लगाएगी, तो यहाँ से जनता तो काट ही दीजिए। अब 3 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, मंत्रिमंडल, संसद और मंत्रिपरिषद। सोचिए और जवाब दीजिए। अगर नहीं सोचा है तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको। इसका राइट आंसर है संसद। संसद कोई भी एक्ट बना करके यथोचित आपके मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध लगा सकती है, खत्म बिल्कुल नहीं कर सकती। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिनको कभी किसी कीमत पर भी खत्म नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, ये कौन से अधिकार हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार,
सिविल अधिकार, विधिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार होता है आपका वोट देना, राजनीति से संबंधित अधिकार। ये तो आप ही देते हैं, यानी भारतीय, तो ये तो केवल भारतीयों का हो जाता है। ठीक है। मौलिक अधिकार में अगर हम बात करें तो सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, विधिक अधिकार। विधिक अधिकार भारतीयों को और नागरिकों को दोनों को दिए गए हैं। लेकिन अगर मौलिक अधिकार देखें तो सभी मौलिक अधिकार भारतीयों को तो हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी दिए गए हैं। तो सभी तो नहीं है विदेशियों को, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान यानी टैक्स के भुगतान की मैंडेटरी मुक्ति की गारंटी कौन देता है, अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी। ऑप्शन है 26, 25, 27, 28 आर्टिकल्स हैं ये, इनके द्वारा आपको बताना है कि उसका कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा किसी विशेष धर्म से संवर्धन रखने वाले उनको टैक्सेस से भुगतान की आजादी दी गई है। इसका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 27। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। ऑप्शंस हैं 14, 19, 29, 32। यहाँ पे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। 14 में आप जानते ही हैं कानून के समक्ष समानता। 19 में आप जानते ही हैं यहाँ पे हमें स्वतंत्रता दी गई है। और 29 में और 32 में आप जानते हैं कि हमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर एलिमिनेशन लगाना हो तो 29 बचता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कुछ मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। कुछ मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते हैं वो आपको बताना है। दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, या फिर राजनीतिक पीड़ितों को। कुछ मौलिक अधिकार कुछ दिए जाते हैं तभी तो कुछ नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा विदेशियों को। मैंने ये भी बताया आपको कि विदेशियों को कौन कौन से अधिकार हैं जो उनको दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने 41 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपके 41 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे। वैसे तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चंस में। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, साथ में प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। प्लेलिस्ट में यहाँ पे जितना भी मैंने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स लिए हैं, अगर आप वो लेक्चर्स कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको इन क्वेश्चंस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ में। बाय एंड टेक केयर।